तो मैं कह रहा था आपसे कि इसमें जो है, जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये मन मस्तिष्क में विचार चलता रहना चाहिए कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई विशिष्ट समस्याएं क्या होंगी लोगों के जनजीवन से संबंधित, इस इस क्षेत्र से जुड़ी हुई भौगोलिक और पर्यावरणीय समस्याएं क्या होंगी, और उनके लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं अभी तक। ठीक है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य क्या है जो कि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लगभग सभी को मालूम होनी चाहिए, इस प्रकार का उनका महत्व है। ठीक है। इस तरह की जो तो ऐतिहासिक, सामरिक, आर्थिक और सामाजिक, ये चार पक्ष, आप भौगोलिक के साथ साथ ये चार पक्षों पर आप जरूर विचार कीजिएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। तो हिमाचल में हिमालय में हमने 3 भाग जो है पढ़े थे, उसी को आज दोबारा से हम जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं। ये फिजियोग्राफिक सर ने हमको ज्वाइन कर लिया है। प्रणाम सर, हम लोग कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं सर, आपकी अनुमति से सर। तो ये है वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सर ठीक है, सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो नीले कलर में दिखाया गया है ये पूरा जो हिमालयी भाग है। उसके बाद जो पीले रंग में है वो उत्तर के मैदान हमारे हैं, और उसी में ये थार थार का डिजर्ट भी उसी में आ जाएगा, वो भी हम साथ में पढ़ लेंगे। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स, जो मध्यस्थ उच्च भूमियां हैं, वो कुल मिलाकर यहाँ तक उनका हिस्सा ऐसे रहता है वो। ठीक है, वो हिस्सा हो गया। फिर एक मेघालय का पठार भी आता है, मैं आपको बताता चलता हूँ, जान रही सब। ठीक है, मेघालय का पठार जो है वो अलग से एक पढ़ लेंगे हम। फिर जो है हम यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा भी था उस दिन, आपको ध्यान हो कि नदियों के सूचर्स जो हैं उन्हीं के अलोंग जो है वो एक ग्रेडियंट बन जाता है। और मुख्य रूप से हमने ये भी देखा था कि नर्मदा, अगर देखा जाए तो नर्मदा, सोन और गोदावरी, इस प्रकार से 3 भाग जो हम लोगों ने बात किए थे, आपको याद होगा। तो उसी प्रकार से ऐसे इसमें भाग हो जाते हैं। यहाँ पर फिर महाराष्ट्र वाला भाग जो होगा, दक्कन का वो वाला पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार, और फिर सबसे नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर कर्नाटका का पठार। 3 मुख्य पठार हो जाएंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक हिमालय हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, मध्यस्थ उच्च भूमियां हो गई, 3 ये मुख्य मुख्य 3 पहाड़ हो गए। ठीक है, उसके बाद पूर्वीय ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने सबसे पहले पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि आखिर ये सारी जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिमालय का भाग हो, चाहे प्राद्वीपीय भारत का भाग हो, उसकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है। तो हमने ये जाना था कि जब भारत, देखिए ना, आप ध्यान से देखेंगे अगर किसी भी मैप को, तो उसमें आपको काम की चीज मिल जाएगी। ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा जो है। तो जब इससे भी पीछे इधर साउथ में थी इंडियन प्लेट, जब इस तरफ थी, तभी से, और जब बल्कि यहाँ से ही जब भी इसका प्री कैम्ब्रियन एज में से शुरू होकर ही इस भूखंड पर अनेकानेक परिवर्तन समय समय पर होते रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक परिवर्तन है स्थान परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन है स्वरूप परिवर्तन। दोनों ही होते रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। स्थान परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कल हमने बात की थी कि अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं इस एरिया में एक हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर गुजरी है ये प्लेट, जिससे कि जितनी देर वहां पर वो रुकी प्लेट, उतनी देर इसमें इस भाग में, मान लीजिए यहाँ रुकी हुई, तो यहाँ से लावा निकल निकल कर वलन जो है अपवेलिंग होकर लावा जो है वो बाहर आया हुआ है, और उसी से दक्कन के पठार का, इस डेक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, उस डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। कल हमने ये बात देखी थी। ठीक है, किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर दक्कन का पठार बन गया, उसकी कई कई लेयर्स बन गए। मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा प्रश्न साफ साफ आ सकता है कि वो कौन सी चट्टानें होती हैं जिनमें स्तर होते हैं, लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं। तब आप तो अभी तक ये जानते आए हैं कि अवसादी चट्टानों में ऐसा होता है नहीं, यही सीखते आए हैं ना कि जो लेयर्स बनती हैं वो अवसादी चट्टानों में बनती हैं। जैसे जैसे डिपॉजिट होता गया वैसे वैसे लेयर्स बनती गई। इन्हीं लेयर्स के बीच में कभी कभी जीवाश्म फंस जाते हैं, है ना। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दूसरा चीज आपको लग रहा होगा कि ये तो दूसरी चीज बता रहे हैं सर।
मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लावा निकला है और ऐसे एक के ऊपर एक तह बैठती गई है जैसे जैसे लावा निकलता गया है। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हो जा रही होगी आपके लिए शायद, लेकिन आप प्लीज इस बात को समझें, गड़बड़ाइए मत। अवसादी चट्टानों का निर्माण ही लेयर्स के वजह से होता है, जबकि ये चट्टान के अंदर की लेयर्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। समझ गए बात? ये भी एक आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है, अलग अलग समय की। ये तीनों एक चट्टान की लेयर्स नहीं है। ये बतिया समझ पा रहे हो कि नहीं, या हम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं? जब कहा जाता है अवसादी चट्टान तो उसका अर्थ हुआ कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर किसी और चीज की हो सकता है, तीसरी लेयर किसी और चीज की हो, और इतना ज्यादा इस पे दबाव और तापमान काम किया कि ये पूरी चीज जो है, पूरी की पूरी चीज जो है वो एक चट्टान बन गई। ये एक चट्टान बन गई, एक चट्टान, सिंगल जो है वो, ये शैल बन, एक शैल बन गया। दिस बिकेम वन रॉक, एंड दैट इज व्हाई इफ यू ब्रेक इट ओपन, टूटकर इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो आपको लेयर्स दिखाई पड़ेंगी। समझे बात? जो अभी बात हो रही है, लावा निकल के जो जमा हुआ यस है, सर। ये लावा के अंदर की लेयर्स नहीं है, उसमें कोई लेयर नहीं है। मैं आपको बताया था कि अगर लावा मैग्मा अंदर जम जाए तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बाहर आ जाए तो उतने अच्छे क्रिस्टल नहीं बन पाते हैं। तो इसमें लेयर्स नहीं बनेंगी, या तो बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे या छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, इस बात पर निर्भर है वो कि अंदर जम गया कि बाहर जम गया। तो ये क्रिस्टलाइन होता है अंदर। जो मैं लेयर्स की बात कर रहा हूं वो अलग अलग युग में बनी हुई चट्टानों के परतों की बात हो रही है। समझ गए? तो आग्नेय चट्टानों में अंदर अपनी कोई लेयर नहीं होती है। ये तीन अलग अलग समय पे बनी हुई आग्नेय चट्टानें हैं जिनकी परत हमको दिखाई पड़ती है दूर से, अगर वो एक एरिया एक्सपोज हो जाए तो ये गड़बड़ाइएगा मत। आग्नेय चट्टानों में अंदर सतह नहीं होती है, आग्नेय चट्टानों की कई सतहें हो सकती हैं। अब ठीक है, सबको क्लियर है बात? इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम इसको जब सीख रहे थे तो हमने सबसे पहली बात ये जानी थी कि ये जो पूरा भूभाग है, ये आकर सबसे पहले कहाँ टकराया था? यूरेशियन प्लेट से ये इस जगह पर टकराया था। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो यहाँ पर टकराया था। उस एरिया में जो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है वो कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके लड़ने के बाद ये चीज ऐसे स्वेल होकर ये भी लड़ी यहाँ पर आके, ना ऐसे यहाँ पर भी लड़ी। और इस जगह पर जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, चिन्ह है, वो कौन सा है? उसका उसका जो पदचिन्ह छूटा है वो क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों चीज याद हो गए। फिर जब ये इससे ऐसे लड़ा तो ये वाला पोर्शन फिर थोड़ा सा रिट्रीट हो गया, नीचे इधर आ गया। इसीलिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा ब्रॉड रहता है, और आगे आगे जैसे जाएंगे वो नैरो होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया था? इस पर बहुत अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये जो बात हो रही है ये हिमालय के बनने से कहीं पहले की बात हो रही है। टाइम सेंस कभी गलत मत कीजिएगा दिमाग में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पहले की बात है, जब शायद प्लेट बहुत नीचे रही होगी, प्री कैम्ब्रियन एरा में, चलना शुरू भी शायद ना की हो, तब की बात है ये। तभी आपस में लड़न हो गई थी छोटे छोटे भूभागों की, और इसलिए यहाँ पर फॉल्ट्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। तो ये पहले ही डिसाइड हो गई थी इसकी फेट। और ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस एरिया को, ये जो पूरा एरिया है, इंडियन प्लेट का ये जो भाग है, ये शील्ड भी कहा जाता है। शील्ड याद है किसी को? शील्ड, शील्ड क्या होती है? जिसमें अपने मूल स्वरूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन ना हो, बचा बचा रह गया हो, बहुत ज्यादा ना टूटा फूटा भ्रंश और ये सब ना हुआ हो, तो उसको शील्ड कहा जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर पार्ट इसमें वैसे का वैसा बचा हुआ है। इसीलिए ये पुरातन पुरातन जो है, सबसे पुरातन है, जो सबसे पुराने में से एक है वर्ल्ड में, ये भी हम लोग जान चुके थे। ठीक है, तो इन तीनों के फलस्वरूप, इनके आपस में इस तरह से होने के फलस्वरूप, तीन जो है पहले से ही ये तीन रेखाएं समझिए खींच गई थी कि आगे चलकर इसका लैंडमार्क कैसा होना है। ठीक है, तो ये सिंहभूम वाला जो भूखंड हो गया, समझिए सिंहभूम का भूखंड हो गया, ये एरिया सिंहभूम हो गया, ये धारवाड़ वाला एरिया हो गया, और ये अरावली का एरिया हो गया। ठीक है, ये तीन आज भी देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर जो फॉल्ट पड़ी हुई है, अगर मैं इसको आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करूं तो देखिए ऐसे निकलेगा। आज का अध्ययन करने जाइए तो दरअसल नर्मदा, ठीक है, सोन, नर्मदा और सोन,
गोदावरी, ठीक है। इस प्रकार से आज भी उसके जो है एक तरह से, फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर दामोदर महानदी और दामोदर जैसे दो और लिनियामेंट्स बोलते हैं इनको, तो दो और लिनियामेंट हिंदी में कुछ बोलते होंगे, और तो जब वो दो और उसमें भ्रंश पड़े एक तरह से, और यहाँ पर फिर वो पानी भर गया, ये पूरा सबमर्ज्ड हो गया एरिया। तो वो जो दो एरिया जो सबमर्ज हो, महानदी और दामोदर के आसपास के जो इलाके पूरे डूब गए थे, जहां यहाँ तक पानी भर आया, तो इसलिए आप सब पढ़े थे कि इसमें जो है जीवाश्म बनाने वाले जीव जंतु सब एकत्रित हो गए, और आगे चलकर फिर यही गोंडवाना जैसा जो है वो डिपॉजिट जैसा बन गया। आज आप देखिए तो कोयले का बहुत सारा भंडार यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। ये देखिए जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मुझे मैप फाइनली मिला कि अगर आज हम देखने जाए तो इस प्रकार के ये मुख्य भाग आज भी हैं, जो हमने बांटा था वो देखिए ऐसे भाग आज भी हैं, देख रहे हैं। ये इस प्रकार से अध्ययन करिए तो आपको दिख जाएगा, अरावली क्रैटन, बुंदेलखंड क्रैटन, ऐसा शील्ड जैसा भाग जो बचा हुआ रह गया हो, क्रैटन हो गया वो, सिंहभूम क्रैटन, बस्तर क्रैटन और धारवाड़ क्रैटन, ठीक है। ये जैसे जैसे नदियों ने काटा है, गोदावरी ने काटा है, महानदी ने काटा है, वैसे उतना तो कट गया, वहां तो भ्रंश आ गया, बाकी उच्च भूमियां, ये अगर सच पूछिए तो ये सारी की सारी उच्च भूमियां हैं, एक्चुअली पठार जैसे एरिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ उनके बीच में जो है वो नदियां जो है उनको काट रही है, इसी प्रकार से ये पूरा संरचना है। आज की तारीख में भी देखिए तो ऐसा ही है। मैं चाहूंगा कि इस यहीं पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कम पढ़ाई जाती है, कम पढ़ी जाती है, उस रिफ्ट के बारे में आपको बता दूं, वो है कोयना रिफ्ट। ये वाली जो रिफ्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं और आप इसे याद रखिएगा पढ़ना क्लास खत्म होने के बाद। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ एक कोयना डैम है, आपने सुना होगा, ठीक है, कोयना डैम है, नहीं सुना है तो आपको जानना चाहिए। कोयना डैम उसी के इस रिफ्ट के आसपास ही, इसके ऊपर के स्ट्रक्चर में ही बना है। तो ये माना जाता है कि महाराष्ट्र का जो भी है, महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास के जितने भी इलाके हैं, इसको बहुत पर्यावरणविद लोग बहुत बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं कि एक दिन ऐसा इसमें गजब ढाएगा कि कोयना का जो इलाका है वो एक रिफ्ट के ऊपर क्योंकि उपस्थित है, इसलिए एक अनस्टेबल जोन है, अस्थायी प्रांत है, अस्थायी क्षेत्र है। और कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो एक लाइन तो सोचने की है कि कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो डैम अगर टूटा फूटा या नष्ट हुआ तो तबाही आ जाएगी। दूसरा इसका ठीक उल्टा, कि डैम खुद ही अपने आप में वाटर रिजर्वायर इतना बड़ा है, इसका खुद का जो फोर्स और प्रेशर है जो वो, और ऊपर से वो फॉल्ट एरिया में भी है, रिफ्ट एरिया में भी है, जो ये डैम खुद कारण बन सकता है जो है वो अर्थक्वेक का, भूकंप आने का, यह खुद भी कारण बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जो है ये देखिए, अगर आप मैप को फिजियोग्राफिक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है, ये सच्चा मैप है, ये कोई डायग्रामेटिक या स्कीमेटिक मैप नहीं है। आप देखें ये एक सच्चा मैप है, मैं काला पेन ले लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। देखिए आप अगर ध्यान से देखें, देखिए कैसे बन रहा है, ये देखिए, ठीक है, इसके ऊपर ही की एक उच्च भूमि हो गई, उच्च भूमि हो गई, इसके नीचे की उच्च भूमि प्रारंभ हो गई, देखिए ये उच्च भूमियां हो गई, यहाँ भी, सॉरी, ये उच्च भूमि हो गई, तो हिमालय का ही पार्ट है, तो कल पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ये हिमालय का पार्ट है। ये एक और उच्च भूमि मिली हमको, फिर ये देखिए साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक कर्नाटका का भाग हो गया, देखिए साफ सब कुछ दिख गया आपको। आप ऊपर से अगर सैटेलाइट मैप देखिए तो ऐसे ही दिखेगा, एकदम क्लियर है, जो कुछ भी हमने बात की सब आपके सामने उपस्थित कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं फिर, अभी इस पर डिटेल बहुत ही सब विस्तार चर्चा करेंगे, आप चिंता न करिएगा। हिमालय के, एक गड़बड़ी हो गई है मुझसे, एक और विद्यार्थी है जिसको मैं लिंक भेजना भूल गया हूँ, मैं भेज देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो हिमालय के बनने की प्रक्रिया का जहां तक प्रश्न है, हम सब इस चीज को अच्छे से समझ चुके थे, कल भी जान चुके थे, आज मैं अच्छे से आपको ये चित्र दिखाकर बताए दे रहा हूँ। देखिए कैसे चीजें हुई हैं, ये देखिए, ध्यान यहाँ लगाइएगा, इंडियन प्लेट की तरफ ध्यान लगाइएगा आप, कि इंडियन प्लेट जो है वो बढ़ रही है,
इस प्रकार से इंडियन प्लेट बढ़ रही है इधर की तरफ, एशियन प्लेट ये है, यूरेशियन प्लेट जो है वो ये है। इसमें जब लड़न हुई तो बहुत सारी जितने भी लेयर्स थी अलग अलग, वो सब जो है वो सबसे पहले ये लेयर बनी होगी, यहाँ पर ये वाला एरिया सबसे पहले बना हुआ होगा, ठीक है। ये तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो अपने जो अपना तल है उससे बहुत ऊपर उठ गया और उच्च भूमि बन गया। उसके बाद जोर पड़ता गया तो ये चीज ऊपर उठ गई, और ये चीज जो है वो ग्रेटर हिमालयाज का उसने ग्रेटर हिमालयाज का निर्माण किया। उसके बाद आप जानते ही हैं कि ये ग्रेटर हिमालयाज बनने के बाद ये देखिए ये ग्रेटर हिमालयाज हो गए, ये सारी उच्च भूमि हो गई यहाँ तक, ये ग्रेटर हिमालयाज हो गए। उसके बाद जो है वो थोड़ी कम हाइट वाले बने, लेसर हिमालयाज बन गए, और सबसे आखिर में आते आते यहाँ पर शिवालिक्स। और शिवालिक्स ऑब्वियसली अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं समझाने के लिए, रुकिए रुकिए, एक है मेरे पास चित्र, ये देखिए, इसको ध्यान से पढ़ने वढ़ने का कोशिश अभी ना करिएगा, पढ़ाऊंगा तब पढ़िएगा, अभी सिर्फ चित्र देखकर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले जो बड़े ट्रांस हिमालयाज तो आपको याद ही होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 ट्रांस हिमालयाज वाले पार्ट हो गए, वो तो बन ही गए, वो तो सबसे पहले बन गए। फिर ग्रेटर हिमालयाज बनना शुरू हुए, नदियां पहले से मौजूद थी, नदियों ने इसे काट डाला। लेसर मिड हिमालयाज या लेसर हिमालयाज बने, नदियों ने उसे भी काट डाला, और फिर बहुत समय तक डिपोजिशन होता रहा, नदियां अवसाद ला कर जमा करती रही, और फिर लास्ट में जब शिवालिक बने तो शिवालिक इन्हीं एलुवियल फैंस के अपलिफ्टमेंट से बने। जो नदियों का लाया हुआ जमा हुआ अवसाद था, यही ऊपर जो है दबाव पड़ने से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये ऊपर उठ गए और शिवालिक बन गए, ठीक है। आज भी ये नदियां इन्हें काटती हुई अपना रास्ता बनाती हैं, इसीलिए डीप गॉर्जेस पाए जाते हैं, ठीक है। जो है खड्ड खड्ड या कुछ बोलते हैं, नदियां जो है वो गहरे खड्ड काटती हैं इन पहाड़ों में सब में, ये इसका कैरेक्टर इसीलिए है, ठीक है। वापस आइए, तो इस प्रकार अगर आप देखें तो तीनों अलग अलग जो सीरीज हैं, तीनों रेंजेस हैं, उनका इस प्रकार से निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो आप ध्यान से देखिए कि किस तरफ का ढाल कैसा होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसमें कहने की बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इधर की भूमि पहले से ही उठी हुई है, ये जो पूरा इलाका है, ये भी उसके साथ साथ उठा है। तो ये अगर देखा जाए तो जो हाई हिमालयाज हैं वो ऐसे हैं, और फिर ऐसे तिब्बत शुरू हो जाता है, पठार शुरू हो जाता है। जबकि इस साइड का देखिए हालत, समझ रहे हैं बात, तो उत्तरी ओर देखिए उसको एक रेस्टिंग प्लेस मिल जा रहा है, और दक्षिणी तरफ सीधा ढाल होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो गया। तो एक तो ये डिवीजन हुआ, हमने जो पढ़ा कि ये जो है एक वर्गीकरण करने का एक तरीका यह भी है, ठीक है। अब इसी चीज को, ये जो 3 स्तर बने हैं, इनको ऊपर से देखा जाएगा, तो ये हमने साइड से देखा, ठीक है, साइड से देखा। साइड से मतलब कोई आदमी यहाँ इस तरफ से खड़ा हो और यहाँ से देख रहा है कि 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, अब तो ये दिखेगा। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर सैटेलाइट इमेज की तरफ से देखें तो देखिए कौन सी चीज कहाँ पर है और क्यों है ऐसा, वो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। अगर ध्यान से देखिए तो जो सबसे पहले, ठीक है, जितने भी सबसे पहले हैं, जो कश्मीर बेसिन का चलिए एग्जांपल लीजिए, कश्मीर बेसिन हो गई, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया, ये जितना भी इलाका है इस तरफ, ये नहीं काम कर रहा है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। चलिए सबसे पहले अच्छा इस तरफ से चलते हैं, अपनी तरफ से चलते हैं समझने के लिए। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, माना कि ये हिमालयन फोरलैंड बेसिन जो है, ठीक है, तो जो हिमालयन फोरलैंड बेसिन का अर्थ हुआ कि तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो बन गई, उसके बाद जो फोरलैंड आगे का जो भाग है उसकी बात ये हो रही है, उसे उसे हिमालयन फोरलैंड बेसिन कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला भाग देखिए, ये पूरा जो भाग है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, हिमालयन फोरलैंड बेसिन हो गई है। फिर क्या बोलते हैं, हिमालयन सेडिमेंट्री जोन, अवसाद, जहां पर वो जो शिवालिक वाला बात हम लोग कर रहे थे, है ना, शिवालिक जो है वो जहां पर नदियां ला के जमा की थी सब, और फिर वो उठ गया होगा, तो सेडिमेंट्री जोन जो है वो इसके बगल में ही होगा, बिल्कुल सही बात है।
फिर कहते हैं मेटामॉर्फिक बेल्ट, कायांतरित चट्टानों का जो ये एक ही रंग से गलती हो गई, हाँ, कायांतरित चट्टानों के फोल्ड हो जाने से, उन पर प्रेशर पड़ जाने से जो बनेगा वो मुख्य रूप से यह इलाका है, याद रखिएगा। कायांतरित चट्टान जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वलित होकर जो है उन्होंने पर्वत बनाया है। फिर टेथियन सेडिमेंट जोन, टेथियन सेडिमेंट का जोन का अर्थ हुआ कि टेथीस सागर जो था ना पहले, जो इस प्लेट के और उस प्लेट में घुसने की वजह से सिमटता गया, तो उस टेथीस सागर, जो टेथीस सागर था, उसमें जो अवसाद, अपने खुद के जो अवसाद रहे होंगे, वो अवसाद का जो जोन था, वो क्षेत्र जो था वो ये है। कहीं ना कहीं ये देखिए छोटा मोटा टूटा फूटा हुआ जैसे भी ये दिख जाता है, तो टेथिस सागर की वजह से ये बना। ठीक है। फिर लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट, कश्मीर की वैली में, कश्मीर वैली में जो लैकोस्ट्रीन का मतलब होता है लेक, जो क्या बोलेंगे आप उसे, कि कभी जो दो तीन उसके वो होते हैं, डिपॉजिट करने के दो तीन एजेंट हो सकते हैं। जब हवा डिपॉजिट करती है तब उसे एओलियन बोलते हैं, हिंदी देख लेंगे हम अभी। जब नदी डिपॉजिट करती है तो फ्लूवियल बोलते हैं। ठीक है। ग्लेशियर जब डिपॉजिट करता है तो ग्लेशियल बोलते हैं। और जब झीलें, ये काम झीलों की वजह से होता है, बड़ी बड़ी झीलें, तो उसे लेक डिपॉजिट या लैकोस्ट्रीन बोलते हैं। लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट का मतलब हुआ कि कश्मीर में बड़ी बड़ी जो झीलें बनी, उनमें उसमें जो अवसाद की प्रक्रिया हुई, उनकी वजह से जो अवसादीकरण हुआ, उनका ये इलाका दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसके बाद शुरू हो जाता है जो वो है मैदान। ये देखिए ध्यान से, ये मैदान शुरू हो गया। ये पूरा इलाका जो है ब्रह्मपुत्र की वैली से लेकर ये पूरा मैदानी इलाका हो गया हमारा। ठीक है। 1 मिनट का समय मुझे आपको देना पड़ेगा, बस मैं एक हाँ, तो ये मैदानी भाग आप समझ गए। उसके बाद जो हम अभी अभी बात कर रहे थे, जो हमने इंडियन शील्ड नाम का जो शब्द इस्तेमाल किया था, ये वो भाग है जो पूरा बचा हुआ रह गया है, जिस पर कोई प्रक्रिया नहीं। जितने भाग पे हुई है, जितने भाग पे कोई मेजर या महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। वो कौन सा भाग है? ज्यादातर भाग बचा रह गया है, मैं कह रहा हूं। तो कौन सा भाग है जिस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई है? ये देखिए। ठीक है। तो ये पूरा इंडियन शील्ड का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर लावा लावा आकर जम गया है, बैसाल्टिक फ्लड यहाँ पर हो गया है, तो इसलिए दक्कन का पठार बन गया है। तो मुख्य रूप से यही हिस्से आपको मिलेंगे घूम घुमा के। ठीक है। हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ही लीजिए सबके बारे में। अलग अलग जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए आप भाई। सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले जान लीजिए आप इसके बारे में कि ट्रांस हिमालयाज के 2-3 कैरेक्टर कोई पूछ ले ऐसे ही, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। ट्रांस हिमालयन का क्या कैरेक्टर है? तो ट्रांस हिमालयन का कैरेक्टर देखिए क्या है, कि लगभग 40 किलोमीटर जैसी चौड़ाई। ट्रांस हिमालयन समझ गए सब लोग? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना? यस सर। क्योंकि ये सबसे उधर वाला भाग है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे उधर वाला जितना भी जोन होगा, वो पूरे के पूरे जोन में जो समुद्र, टेथिस समुद्र है जो, वो जाके चिपका होगा। तो सबसे सबसे उत्तर की तरफ ना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड में जाके चिपका होगा, वो खत्म हुआ होगा। देखिए ग्रेटर हिमालय जहां से शुरू होता है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और ये तो इंडियन प्लेट के उससे लड़ने से हुआ है ना, जो सागर उस बीच में दब के रह गया वो सबसे उत्तर की तरफ होगा ना। तो इसीलिए टेथिस सेडिमेंट्स जो है, टेथिस सागर के जो अवसाद हैं, वो इस सीरीज में पाए जाते हैं। क्यों? और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये लिखी हुई है कि बड़े संजोग, बड़े ताज्जुब की बात है कि ट्रांस हिमालय जो कि एक पर्वत है तो ये एक पर्वत, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जा रहे हैं समुद्री जीवों के। आप समझे? आप इस प्रकार से जब ऐसी घटनाएं, ऐसी डिस्कवरीज, ऐसी खोज होती है, तब पता चलता है कि इसमें यहाँ पर किस किस युग में क्या क्या हुआ होगा। पर्वत पे समुद्री जीवों का जीवाश्म मिलने का क्या लॉजिक है? इसका मतलब ये भी, ये जो एक खोज है,
ये भी उस थ्योरी को बल देता है कि हाँ प्लेट्स आके टकराई हैं, सागर उसमें घुस गया है और फिर वही जो है ऊपर उठ के ट्रांस हिमालयाज बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में जब होती है नई नई खोज होती है तो उनका जो है योगदान होता है समझने में कि कैसे क्या हुआ है। ग्रेटर हिमालयाज पे आइए। ग्रेटर हिमालयाज में क्या है, ये 25 किलोमीटर जैसी इनकी चौड़ाई है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टाने या फिर कुछ सेडिमेंट्री चट्टाने भी इसमें है, अवसादी भी है और आग्नेय चट्टानों से भी मिलकर बना हुआ है। ये लगभग कॉन्टिन्यूअस है यानी अनवरत है, यानी यहां से चल के, अनवरत का मतलब ये हुआ यहां से लेकर जहां पर नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, समझ गए ना, बार बार क्या दिखाना नहीं पड़ना चाहिए, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली जो सीरीज है ग्रेटर हिमालयास वो लगभग कॉन्टिन्यूअस है, ये बहुत कम गैप है इसमें। और अब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसीलिए इसमें पाए जाने वाले जो दर्रे होंगे, पास पर्वतों में जो दर्रे होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कि वैसे ही नहीं है, वैसे ही इसमें कम जगह है, तो इसलिए जो छोटे मोटे अंतरदेशीय या अंतर प्रादेशिक जो भी दर्रे होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसमें वैसे ही कम कभी कभी जगह मिलती है। ऐसा ही एक दर्रा, अब अभी बात करते हैं, रुक जाइए। फिर रिवर कट गैप्स भी हैं इसमें, ठीक है, नदियों के काटे हुए जो खड हम बात कर रहे हैं वो भी हैं, ठीक है, वही छोटे मोटे कुछ गैप्स हैं और कुछ बहुत कम दर्रे हैं इसमें, बहुत कम। ठीक है, फिर लेसर हिमालयाज की तरफ आइए भाई, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। लेसर हिमालयाज में अगर आइए तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, ये लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है, एवरेज, ये सब एवरेज की बात हो रही है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जो सीधा सीधा होना चाहिए था वो टूट के ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे टुकड़े 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 हो गया। कैसे हो गया मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हो गया। जो चीज कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जैसे सबसे उस तरफ वाला हिमालय, ये वाला, ये सफेद ले लेता हूं, एक मिनट बस। हाँ, तो अगर कहा जाए कि ये वाला जो हिमालय आउटर हिमालय जो है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस, मैं बता दूं आपको कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो जो इसके ठीक बाद वाला हिमालय होगा ना वो ऐसे से टूटा फूटा हुआ है, क्योंकि बताया था कल कि ये बीच में, दोनों के बीच में पड़ गया है और बुरी तरह से इसमें भ्रंश आ गए हैं, पड़ गए, फोल्ड्स पड़ गए हैं, टूट गया है, फ्रैक्चर्ड हो गया। ठीक है, ये कहा जा रहा है। समझ गए बात को कि ये लेसर हिमालयस के बारे में जो अभी भी बात लिखी हुई है वो ये है। फिर आइए वापस आइए यहाँ पर। हाँ, और क्या है इसकी खास बात है भाई, ये 80 किलोमीटर चौड़ा है लेकिन बहुत कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक तो ये जान गए हम बात। और क्या चीज जान ली जाए भाई, कि अनफॉसिलिफेरस सेडिमेंट्स हैं इसमें। कहने का मतलब इसमें अवसाद तो हैं, अवसादी चट्टानों से तो मिलकर बना है, लेकिन इसमें किसी तरह का जीवाश्म नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सागर वाला पार्ट था जिसमें समुद्री जीव रहते थे सबसे पहले पहले ही निकल गया वो तो उस तरफ जाके काराकोरम रेंज और ट्रांस हिमालयाज का वो हिस्सा हो गया। बाकी जो होंगे बाकी इस तरफ आएंगे, अभी गंगा का जहाँ मैदान है और जो शिवालिक है उसके आसपास पाया जाएगा। ये जो बीच वाला एरिया है ये, इसमें लेसर हिमालयाज में उतने अधिक फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं, वो सब जगह आपको मिलेगा। यह एरिया हैवी रेनफॉल और एक्सटेंसिव इरोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो जल वृष्टि बहुत होती है, ठीक ठाक तरीके से, जैसे जैसे आप उधर जाते जाएंगे ना, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप जैसे जैसे इस तरफ से साउथ वेस्ट मानसून आपको मालूम ही है, उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे आता है, तो जैसे जैसे आप शिवालिक से बृहद हिमालय की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा कम होती जाएगी, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा कम होती जाएगी, जो बरसना है इधर बरस जाएगा सब। इसी प्रकार इस तरफ से चलेंगे अगर आप नामचा बरवा से नंगा पर्वत की तरफ, तो भी वर्षा कम होती जाएगी। ये हमने कल उसका उदाहरण भी लिया था। ठीक है, ये दोनों चीज समझ गए आप। और वर्षा जहां बहुत ज्यादा घनघोर होती है, जहां अधिक होती है, वहां पर यह भी होगा कि वहीं पे जो है पानी की वजह से इरोजन होता है ना, क्षरण होता है, तो वहां क्षरण भी ज्यादा होगा, उसमें कौन सी जो है कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। शिवालिक भी जो है वो, शिवालिक बहुत बहुत वेरी करते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न इनका। उत्तर की तरफ जैसा कि हमने बात की थी कल, उत्तर पश्चिम की तरफ उनकी चौड़ाई 45 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि जब आप उधर चलते चलेंगे, मैंने कल बताया था कि गंडक के बाद शिवालिक मतलब अलग से पहचानना मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए वो बहुत पतले होते, नैरो होते चले जाते हैं, ठीक है। और ये भी कल हमने बात की थी कि नदी के द्वारा बनाए गए जो अवसाद है उससे ये होता है। बस मुख्य रूप से यही चीज जान लीजिए। फिर अभी ब्रेक के बाद वापस इसको शुरू करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बल्कि मैं आपको जो हूँ वो न्यू मीटिंग करके इनवाइट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। और फिर हम यही चर्चा आगे बढ़ाते हैं।